बात करेंगे पौड़ी की। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकास खंड नैनी डांडा के ग्राम कौला मल्लातोक खडुलिया खेत में स्थापित पिरूल कलेक्शन प्लांट और विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पिरूल संग्रह कार्य में लगी महिलाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की और इस पहल को ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बताया। महिलाओं ने पिरूल को सुखाने के लिए छोटी यूनिट मशीन की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पिरूल कलेक्शन से महिलाओं को नियमित आय मिल रही है और इस कार्य को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने डीएफओ को निर्देश दिए कि पिरूल एकत्रित कर रही महिलाओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। डीएफओ ने बताया कि संबंधित भुगतान 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को पिरूल संग्रह का लक्ष्य बढ़ाने और अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित पिरूल संग्रह से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी और महिलाओं की आय में निरंतर वृद्धि होगी। उन्होंने पैलेट निर्माण के लिए बाजार सर्वे कर आवश्यक समझौता करने के भी निर्देश दिए। पिरूल कलेक्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 250 कुंटल पिरूल एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें करीब 350 महिलाएं कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बेलर मशीन से पिरूल बंडलिंग प्रक्रिया की भी जानकारी दी। इसमें हमारे जो यहाँ पे नई पहल स्व सहायता समूह और ब्लॉक्स और सभी के माध्यम से एक अच्छी पहल यहाँ पे की गई है, जिसमें पिरूल को कलेक्ट करके उसका उपयोग करके उसका एक बेस बनाते हैं और उसको अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। तो इसका निरीक्षण भी किया गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और इसको और वृहद स्तर पे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो उसका विजिट किया गया और वहाँ पे ये भी पाया गया महिलाएं बहुत ही एंथुसियास्टिकली काम कर रही थी। और आगे हम लोग इसमें जो पैलेट यूनिट्स हैं वो स्वयं अभी तब हमें बाहर भेजने के बजाय हम लोग स्वयं पैलेट्स भी बनाने का काम करें, तो उससे और ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे और इसमें महिलाएं भी इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उस दिशा में अब आगे और काम करें। बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के आयोजन को देखते हुए नगर क्षेत्र में वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मेले का उद्घाटन करेंगे। नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेले के दौरान भीतरी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। संपूर्ण मेला क्षेत्र 36 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। मुख्य बाजार, सरयू घाट और नुमाइश मैदान के आसपास पार्किंग पर रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट प्लान का पालन करें और सहयोग करें। जिला प्रशासन ने आगंतुकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। मेले में विशेष रूप से भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। मेले के लिए जो है बागेश्वर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। कुमाऊं के बाकी सभी जिलों से हमें फोर्स का आवंटन हो चुका है। पीएसी एक कंपनी हमें प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 350 से अधिक कर्मचारी इस पूरी मेले के लिए सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैनात रहेंगे। हमारी एसडीआरएफ की हमें 2 टीमें मिल चुकी हैं, ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति को निपटा जा सके। फायर का हमारा पूरा दल इसमें पूरी तरीके से तैनात है। यातायात व्यवस्था का हमने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान विस्तृत रूप से हमने ऑलरेडी आप सभी के माध्यम से साझा किया गया है। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी कि जो डायवर्जन है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यातायात की प्लानिंग कर ले। 66 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं और इनसे जो है हम लोग लगातार सतर्क निगरानी रखे हैं। इसके अलावा सादे वस्त्रों में भी हमने पुलिस की ड्यूटी लगाई है। ट्रैफिक की हमारी ड्यूटियां भी लगी हुई है और हमारी बैरियर चेकिंग भी लगातार जारी है। तो जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे हम लगातार कार्रवाई करते हैं। फाउंडेशन ट्रस्ट ने बौद्धिक संगोष्ठी एवं युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम शीशम झाड़ी स्थित स्वामी नारायण आश्रम में किया गया, जिसका शुभारंभ
ट्रस्ट के अध्यक्ष नवीन चंद्र ने किया। मौके पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें एक नए लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर करता है। अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद युवाओं को सम्मान देकर उनमें आत्मविश्वास भरना है। जिन छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको भी सम्मान देकर हौसला बढ़ाना इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ट्रस्ट की ओर से सम्मानित होने वाले युवाओं और छात्रों को डायरी, पेन और अन्य सामग्री उपहार स्वरूप दी गई है। सम्मान पाकर युवा और छात्र गदगद भी नजर आए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि ट्रस्ट ने जो आज उनमें नई ऊर्जा का संचार किया है उसे वो याद रखेंगे और अपना जीवन सदुपयोग करने के लिए कम पथ पर आगे बढ़ेंगे। की सरकार हो, युवाओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस देश में 48% युवा हैं जिनमें 90% मत का प्रयोग करते हैं, या वो शिक्षित हैं या वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी की प्रेरणा से युवा इस बात पे फिर से गौर करें कि वो चाहेंगे तो पत्थर भी चकनाचूर होगा, वो चाहेंगे तो समंदर पे भी पुल बनेगा, वो चाहेंगे तो अच्छे राजनीतिज्ञ आएंगे, वैज्ञानिकों का अच्छा पैसा मिलेगा, आम मजदूर की हालत बहुत अच्छी होगी। तो ये युवा दिवस हमें इस बात की स्मृति दिलाता है कि विवेकानंद जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम लगातार आगे बढ़े और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ताकत को महसूस करें। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों के बारे में मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम आप जैसा जो सुधीर बड़ा पत्रकार है, आपका जो मीडिया ग्रुप है, वो इस बात पे ध्यान देगा और ज्यादा से ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि बिल्कुल निस्वार्थ है, इसमें कोई लॉबिंग नहीं है, इसमें पद प्रतिष्ठा के लिए या प्रसिद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है। साधारण सा एक परिवार बिल्कुल अपने दमखम से सालों से ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल निस्वार्थ है, बहुत स्वागत है। श्री हंसी पूर्ण फाउंडेशन ट्रस्ट और लाइफ लाइन फाउंडेशन ऋषिकेश के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम रखा हुआ है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया गया है। तो बच्चे हमारे भविष्य हैं, इन्हीं बच्चों में से आगे चल के किसी को विवेकानंद बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को राजनीति में जाना है। तो बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, इनका इससे उत्साह बढ़ता है, इससे सबको पुरस्कृत किया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में कुलपति और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर 34 छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 6 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी दी गई। समारोह में विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी संपन्न हुआ, जो अब छात्रों और शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना स्रोत के रूप में कार्य करेगी। मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले ये छात्र न केवल प्रदेश बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राज्यपाल ने छात्रों को जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करने और अपने क्षेत्र में सफलता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रबंधन टीम और शिक्षकों की मेहनत की भी सराहना की। समारोह का आयोजन व्यवस्थित और भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यहाँ का कैंपस नेटवर्क है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सुदृढ़ किया है। जो डिजिटाइजेशन के जो स्टडी मटेरियल है, कार्यक्रम है, उसके अंदर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं,
सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो ओपन यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कार्य कर रही है, सचमुच एक क्रांति है। खटीमा के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र बग्गा 54 में 65 वर्षीय शख्स शेर सिंह की वन्य जीव द्वारा हमला करके मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी कि शेर सिंह अपने मवेशियों को चराने जंगल गए थे। शाम को मवेशी घर लौट आए, लेकिन शेर सिंह नहीं लौटे। ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की और जंगल में उन्हें 2 बाघ दिखाई दिए। थोड़ी दूरी पर उन्हें शेर सिंह का शव मिला, जिसके कुछ अंग वन्य जीवों द्वारा खाए जाने के निशान थे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा के नागरिक चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सालय के डॉक्टर बीपी ने बताया कि मृतक पर किसी वन्य जीव ने हमला किया था और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। इस घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि सुदूर वन क्षेत्रों में अकेले न जाएं और किसी भी संदिग्ध वन जीव की गतिविधि तुरंत सूचना दें। वन क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी जताई गई है। रोज की तरह सवेरे जंगल गए थे, डंगरों को लेके, भैंस भैंसों को लेके रोज जाते थे 9-10 बजे। जब ये शाम को आए नहीं थे, भैंस तो आ गई, मतलब 5 बजे करीब आ गई भैंस। तब हमने आसपास वालों ने देखा, घर वालों ने बताया कि यार आज वो नहीं आए। तो हमने इकट्ठा हो गए, बोला यार फिर चलो देखते हैं। कभी जंगल में आदमी पत्ते काटने पेड़ पे भी चढ़ता है, तो सोचा कहीं गिर गए हों या रास्ता भटक गए हों। तो हमने 4-5 अंधेरा होने लग गया, 4-5 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की थी। गए ग्रामीण मिलके कम से कम 15-20 आदमी गए, तो देखा, तो जहाँ जिस क्षेत्र में वो चुंगाते थे देखा, तो वहाँ पे उनकी जैकेट मिली पहले झाड़ी में। तो उसी के सहारे गए, आगे खून के निशान भी मिले उनके, तो निशान भी बन गया था झाड़ी में। तो आदमी ने उसी झाड़ी में देखा टाइगर दिख गई, 2 टाइगर दिखे पहले। तो फिर उसमें और शक गहरा हो गया कि हाँ इसी के आसपास होगा करके देखा, तो वहाँ पे मिल गए। तो मृत्यु मिल गए। इनके पीछे कुछ खा भी दिया था, ये पीछे वाला हिस्सा। नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 65 वर्षीय एक पुरुष को लाया गया है, जो कि बग्गा 54 का निवासी है, जिसके परिवारजन द्वारा बताया जा रहा है कि उसको किसी जंगली जानवर जैसे कि शेर ने हमला करके उसको मारा है। बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तत्पश्चात ही बता पाएंगे कि मतलब उसके। हल्द्वानी के गोलापाट क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सेंटर कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद वाहन सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों में डर और हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही नैनीताल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया, जिससे यातायात को फिर से सुचारू किया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता और तुरंत कार्रवाई से ये जल्द सामान्य हो गया। पुलिस ने कहा कि वाहन अनियंत्रित होने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होने या चालक की लापरवाही हादसे की संभावना हो सकती थी। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वह भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। हादसे के बावजूद कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये घटना शहर में वाहन चलाते समय सतर्क रहने की जरूरत की याद दिलाती है। ये गाड़ी काठगोदाम की साइड से आ रही थी और लालकुआ की साइड जा रही थी। अचानक में मालूम नहीं ड्राइवर को क्या हुआ, वो डिवाइडर से अगला टायर, वो ड्राइवर साइड जो होती है वही डिवाइडर से टकराई और गाड़ी जो है पलट गई। और गाड़ी पलटने के साथ ही ड्राइवर जो था वो चला गया। मालूम नहीं कि वो कौन था, कहाँ का था, मगर इसमें रिलायंस का माल है और जो गाड़ी मालिक हैं वो सब आ चुके हैं और पुलिस भी आ चुकी है। देश दुनिया के पर्यटकों को ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग कराने वाले गाइडों के अब एडवांस लेवल का फास्ट एंड कोर्स कराना जरूरी हो गया है। ये कोर्स करने वाले गाइड ही अब पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग करा सकेंगे। मुनि की रेती इको टूरिज्म जोन में फिलहाल 750 राफ्टिंग गाइड हैं, जिनको उत्तराखंड टूरिज्म विभाग ने कोर्स कराना शुरू किया है। 50-50 गाइडों के 15 बैच बनाए गए हैं। हर एक बैच को तपोवन में एक होटल में 3 दिन तक इस कोर्स की अहम जानकारियां देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनर अच्छे शाह, संकेत सिंह और यूएस बेस के डॉक्टर आनंद ग्रेवाल गाइडों को एडवांस लेवल का फास्ट एंड कोर्स कराएंगे।
जिसमें मुख्य रूप से गाइडों को बताया जाएगा कि किस तरह से हाइपोथर्मिया होने, पैनिक अटैक आने, हेडेक होने और पर्यटक के पेट में पानी जाने के बाद उनको किस तरह से उपचार देकर बचाया जा सकता है। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से फर्स्ट एंड कोर्स का एडवांस लेवल करना होगा जरूरी कर दिया गया है। इसी कड़ी में 750 गाइडों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के मिलने से जहां गाइड गंगा में होने वाले हादसों के बीच पर्यटकों की जान बचाने में और ज्यादा सशक्त होंगे, वहीं राफ्टिंग की गतिविधियां और ज्यादा सुरक्षित होंगी। फिलहाल अपना उत्तराखंड में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।